भाई आयरनी जस्ट डाइड हियर, आयरनी ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत ढेर सारी आयरनी है। लोग एक तरफ की कहानी बता के अपने आप को राजा समझ रहे हैं और अपने आप को महान समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाई वेस्टर्न मीडिया, एमएमए मीडिया पूरा पूरा बटा हुआ है दो साइड्स में, एंड मैं तुम लोग को दोनों साइड रखूंगा और तुम लोग बताना कि कौन भड़वा सही है और कौन भड़वा गलत। अब देखो, आयरनी बहुत ही खतरनाक है यूएफसी हैवीवेट डिवीजन की। अब पॉइंट ऑफ व्यू सुनते चले जाओ। सबसे पहले ये जान लो कि भाई हैवीवेट डिवीजन इतना कर्स्ड क्यों है। ऐसा लगता है कि श्रापित है। अगर पिछले 5 साल से देखोगे हैवीवेट डिवीजन को तो ऐसा लगता है कि भाई किसी ने तो काला जादू कर दिया है। अच्छा, अब मेरे समझ में आया किसने काला जादू किया है। लगभग 4 से 5 साल पहले, मेरा डिटेक्टिव दिमाग ये सोच पा रहा है, लगभग 4 से 5 साल पहले एलेक्स परेरा ने यूएफसी के अंदर एंट्री की थी। उसी समय अकॉर्डिंग टू सम यूट्यूबर्स एलेक्स परेरा ने काला जादू किया एंड उनका प्लान था कि भाई वो हैवीवेट डिवीजन में जाएंगे और 3 ट्रिपल चैंपियन बनेंगे यूएफसी के। तो उन्होंने क्या किया, काला जादू करके हैवीवेट डिवीजन के ऊपर कर्स यानी कि श्राप लगा दिया, अकॉर्डिंग टू सम यूट्यूबर, अगर उनकी लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो। जिसकी वजह से जब से एलेक्स परेरा आए हैं ना यूएफसी के अंदर, तब से देखोगे हैवीवेट डिवीजन जो है ना भाई, वो बहुत ही खराब चल रहा है। तुम लोग समझ में आ रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो ना भाई। एलेक्स परेरा, भाई एलेक्स परेरा की वजह से ही सब हो रहा है भाई। मतलब भाई बहुत ही खराब इंसान है यार एलेक्स परेरा। मतलब कोई ऐसा इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है भाई। मतलब छी भाई यार। मतलब थोड़ा सीरियस होके बात कर लेता हूँ, तो अब समझो हैवीवेट डिवीजन जो है ना भाई, वो केवल 5 साल से कर्स नहीं है। अगर उसकी पीछे की भी हिस्ट्री देखोगे ना, तो फाइटर्स जो होते हैं हैवीवेट डिवीजन के, उनके लौड़े लगे हुए होते हैं भाई। डीसी की लाइफ देख लो, उनकी जो डॉटर है उनकी डेथ हो चुकी है। जो अपने केन जो थे भाई, इतने तगड़े इतने सेक्सी चैंपियन थे, उन्होंने वो जेल जा चुके हैं। मार्क हंट की हालत देख लो भाई। और भाई फ्रांसिस एनगानू के साथ जो जॉन द फाइल की फट गई थी, तो भाई उसके बाद डेना वाइट से जो कंट्रोवर्सी हो गई थी भाई। मतलब देख लो हैवीवेट डिवीजन कभी अच्छे से मूव करता ही नहीं है भाई। मतलब और अगर पिछले 5 साल की बात करो तो मतलब इनएक्टिविटी पे इनएक्टिविटी, मतलब कि कोई ऐसा फाइटर निकल के आता ही नहीं है जो कि मतलब हैवीवेट डिवीजन के अंदर आए और बोले यस मैंने अब हैवीवेट डिवीजन को होल्ड नहीं बोलूंगा, हैवीवेट डिवीजन को एकदम एक्टिव बना दिया है भाई। अब इसके अंदर जो चीज़ें होंगी, अब ये और भी अच्छे तरीके से स्मूथली चलेगा, अब देखने में मजा भी आएगा। बट नहीं होता भाई। हैवीवेट डिवीजन जो यूएफसी का भाई, वो काफी ज्यादा कर्स्ड है। अब तुम लोगों को मैंने बता ही दिया है कि भाई हैवीवेट डिवीजन यूएफसी का कितना ज्यादा कर्स्ड है। और हाँ, एक पॉइंट बताना भूल गया कि भाई फ्रांसिस एनगानू की भी पर्सनल लाइफ बहुत खराब चल रही है भाई। मतलब उसने अभी एक्सीडेंट, उसका मतलब किसी लड़की को उसने गाड़ी से ठोक ठाक दिया था। उससे पहले उसके शायद, मेरे को ये कंफर्म नहीं होता है, शायद उसके बच्चे की डेथ भी हो गई थी। तो भाई हैवीवेट डिवीजन इज टू मच कर्स्ड भाई। बाकी अगर हम अभी हैवीवेट डिवीजन के बारे में बात करें तो भाई जो आयरनी हुई है ना भाई, मजेदार भाई। यहाँ पे 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे को क्या भाई, मैं तो बस देख रहा हूँ पॉपकॉर्न लेके खा के, मेरे को तो मजा आ रहा है। अभी जैसे तुम लोगों को पता ही है कि यूएफसी फाइट नाइट में हैवीवेट डिवीजन के 2 फाइटर्स के बीच में फाइट हुई थी एंड आई पोक होने के बाद फाइट को स्टॉप कर दिया गया था। एंड ऐसा लगा था कि जो सामने वाला अपोनेंट है जिसने आई पोक किया था वो जीत गया, वो तो अपनी खुशियां मनाने लगा था। फिर रेफरी आया हीरो बनके कि बोला नहीं मैं जस्टिस दिलाऊंगा यहाँ पे। और उसने बोला कि भाई फाइट को फिर से स्टार्ट करो, तुम जीते नहीं हो। फाइट फिर से स्टार्ट होती है एंड उसके बाद जिस बंदे को आईपोक हुआ रहता है वो नॉकआउट कर देता है भाई। एंड जो सबसे फनीस्ट बात ये है कि जिस बंदे ने आईपोक किया था और उसके बाद जो नॉकआउट हो जाता है, वो बंदा टॉम स्पिनाल का स्पारिंग पार्टनर है। तो भाई आयरनी है भाई। ये जो फाइट हुई थी, ये हुई थी इन बिटवीन अकोस्टा वर्सेस आंटे डेलीजा। देखो आंटे डेलीजा जो है ना, वो टॉम स्पिनाल के स्पारिंग पार्टनर हैं एंड उनके अच्छे दोस्त भी हैं। तो होता यूं है फाइट के अंदर कि आईपोक कर देते हैं जो है आंटे डेलीजा एंड उसके बाद भाई फाइट को स्टॉप कर दिया जाता है। बट आईपोक करने के बाद जो आंटे डेलीजा रहते हैं ना, वो एकोस्टा के मुंह पे 2-4 पंचेस भी मार देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि साला मैंने नॉकआउट कर दिया है। बट उसके बाद रेफरी बोलता है कि भाई तूने नॉकआउट नहीं किया है, तूने आईपोक किया है, तो अब फिर से फाइट को स्टार्ट करो, तूने कोई नॉकआउट वॉकआउट नहीं किया। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो आंटे डेलीजा को जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, रिदम, वो टूट जाता है एंड उसी का फायदा उठा के भाई एकोस्टा उनके मुंह पे ऐसा पेलते हैं ना भाई कि वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है।
एंड यहाँ पे आयरनी ऐसे आती है कि भाई जो आंटे डलीजा के स्पारिंग पार्टनर यानी कि टॉम एस्पेनॉल जो है वो आई पोक की वजह से फाइट को छोड़ के चले गए, और वहीं पे टॉम एस्पेनॉल के जो स्पारिंग पार्टनर है आंटे डलीजा वो आई पोक करके नॉकआउट होके हार गए भाई। मतलब आयरनी जस्ट डाइड हियर। एंड यहाँ पे मालूम है, अब मैं तुम लोग को पॉइंट्स रखता हूं, अब तुम समझना और खुद बताना कि क्या गलत है क्या सही है। देखो, जब टॉम एस्पेनॉल वर्सेस सिरिल गान की फाइट हुई थी तो सिरिल गान ने 5 बार, लगभग 4 से 5 बार आईपोक किया था फर्स्ट राउंड के अंदर ही भाई। और लोग पता नहीं कैसे इस बात को भूल जा रहे हैं। लोग सिरिल गान को डिफेंड तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उसने कुछ इलीगल काम किया ही नहीं था। भाई 5 बार आईपोक किया था उस बंदे ने। मतलब तुम किसी और गेम में जाओ, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसके पॉइंट डिटेक्ट होते हैं या फिर उसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस गेम में पता नहीं क्या है भाई, मतलब रेफरी बस के लिए आता है, देख के चला आता है। मतलब कोई आंख उंगली डाल रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई बंदे को कितना परसेंट दिख रहा था कितना नहीं दिख रहा था। लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको 50 से 60% नहीं दिख रहा। तो अगर किसी को 50 से 60% नहीं दिख रहा है एंड सामने हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट लगी है तो भाई वो फिट ना होते हुए क्यों फाइट करे भाई, मुझे समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि भाई लोग अपने पैसे दे के आए थे वगैरह वगैरह, उनका मतलब बोलो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। टॉम एस्पेनॉल के अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, केवल आईपोक ही तो था। और इस बात को बोल के वो सिरिल गान को डिफेंड कर रहे हैं। भाई मैं बोल रहा हूं कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी को डिफेंड कैसे कर सकते हो जब एक तरफ आप इसको गलत बोल रहे हो जो अकोस्टा के साथ हुआ, तो साथ ही साथ सिरिल गान ने जो क्या बोलते हैं टॉम एस्पेनॉल को किया वो भी तो गलत है भाई। अब यहाँ पे टॉम एस्पेनॉल जो है ना, मैं बताता हूँ उनकी मेंटेलिटी जो है ना भाई, 2 साल से बंदा बैठा था, उसके अंदर डर आ गया। फैक्ट ये है कि जब इंसान फाइट लगातार करता है ना तो उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो बनी रहती है। जॉन द ने क्या किया कि उससे फाइट करने से मना कर दिया एंड उसको लगभग 1 से 1.5 साल तक बैठाए रखा एंड डेना वाइट की भी मारते रहा ना। तो उससे होता क्या है कि एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, एक जो भूख होती है ना, हंगर, ज्यादा देर बैठे रहने के बाद। अब कभी देखो तुम अपने साथ भी कि मतलब कोई काम नहीं होता ना लाइफ में, ऐसे बड़े रहो ना तो लाइफ से एक मोटिवेशन चली जाती है। वही हुआ टॉम एस्पेनॉल के साथ एंड उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि उनको ऐसा लगा कि अगर मुझे 50% या फिर 40% नहीं दिख रहा है और मैं यहाँ पे हार गया तो जॉन जोन जैसे जो हैं वो उनके पीछे पड़ जाएंगे एंड भाई उनकी बहुत बेइज्जती आएगी। तो वहाँ पे वो फिर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया भाई मुझे दिख नहीं रहा तो मैं फाइट नहीं करूँगा। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई टॉम एस्पेनॉल ने क्विट कर दिया। सिंपल सी बात, टॉम एस्पेनॉल ने क्विट कर दिया एंड सिरिल गान के यहाँ पे कोई नहीं गलती थी। पहले राउंड में उसने 5 बार भले ही आईपोक किया और 4 से 5 बार, बट उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो दूध का धूला है, उसकी कोई गलती नहीं थी। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि जॉन जोन्स की यहाँ पे सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। समझना इस बात को, अगर टॉम एस्पेनॉल इतना बड़ा क्विटर है अकॉर्डिंग टू द अदर साइड, तो भाई आपकी उससे फटी क्यों? यानी कि इससे तो आप पागल बन रहे हो ना कि भाई एक इंसान जो इतना डरपोक है, जो एक हल्के से इनकन्वीनियंस से डर गया, आप उससे फाइट करने से डरते थे भाई, उसकी वजह से आप डिवीजन छोड़ के भाग गए। तो यानी कि इसमें तो आपकी बेइज्जती है ना भाई सर। अब आपको भाई हजबुल्ला के सामने खड़ा करने से फुर्सत ही नहीं है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई टॉम एस्पेनॉल को 50 to 40% दिख नहीं रहा था एंड 2 साल का प्रेशर था जिसकी वजह से वो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरा पॉइंट ये कि भाई वो क्विटर है टॉम एस्पेनॉल। और तीसरा पॉइंट ये आता है भाई कि जो जॉन द उनकी फट गई एक ऐसे इंसान से जो क्विट कर देता है भाई हल्की सी भी इनकन्वीनियंस आने से। तो भाई इसमें किसकी बेइज्जती कि भाई तू एक ऐसे फाइटर से डर गया जिसको भाई हल्का सा भी डरा दो तो भाई वो हार मान जाता है। तो भाई इसमें तो तेरी सबसे ज्यादा बेइज्जती है ना। ये बात कोई समझ नहीं रहा भाई, सब आपस में लड़ रहे हैं। अब तीनों पॉइंट मैंने तुम लोग को बता दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोलते आना। अगला वीडियो भाई अपने इस्लाम मखाची वर्सेस जेडीएम के बीच में जो फाइट है उसके ऊपर मैं लाने वाला हूँ। कल तक आ जाएगी, ज़्यादातर अगर आने वाली होगी तो कल तक आ जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा तो कुछ नहीं आता बट तुम्हारे भाई को और भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है सेक्सी वीडियो बनाने का।